नमस्कार दोस्तों। चलिए भाई, मैं सुनील जांगेड और मेरी तरफ से आप सभी को राम राम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रेपोजिशन चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है और उसी के अंदर लेक्चर 15 आज की क्लास में आप लोगों के सामने है। ठीक है, और जैसा कि आप देख पा रहे हो कि कुछ सेंटेंसेस मैंने ऑलरेडी आप लोगों को अवेलेबल करा रखे हैं, आपके सामने बोर्ड पे मेंशन है, इन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा लास्ट क्लास के बारे में हम बात कर लेते हैं। आप लोगों ने देखा कि लास्ट लेक्चर में हमने कुछ फिक्स जो है फ्रेज के बारे में हमने बात की, कुछ डिफरेंट वर्ड्स मैंने आप लोगों को बताए और उनके साथ जो प्रेपोजिशन के यूज करते टाइम जो वेरिएशन आया करती हैं, डिफरेंट प्रेपोजिशंस हम जब यूज करते हैं अलग अलग रेफरेंसेस हो जाते हैं। कभी कभार नाउन जो होता है वो नॉन लिविंग नाउन रेफरेंस मिल जाता है, कभी लिविंग नाउन रेफरेंस हो जाता है। तो प्रेपोजिशन जो है वेरी करती हुई हम लोगों ने देखी थी। या फिर उसके अलावा और क्या क्या रेफरेंसेस आपके सामने आए थे। रेफरेंसेस में सेकंड था जो है कुछ फ्रेजल वर्ब्स का केस जो था। फ्रेजल वर्ब्स का केस क्या था कि एक ही वर्ड के साथ डिफरेंट प्रेपोजिशंस यूज होके वो अलग अलग फ्रेजल वर्ब्स डिजाइन कर देता है। तो फ्रेजल वर्ब्स के अकॉर्डिंग भी हमने उन वर्ड्स के साथ डिफरेंट प्रेपोजिशंस का यूज जो है हम लोगों ने चेक किया था। तो आज का ये जो लेक्चर है ये भी उसी पैटर्न बेस्ड रहेगा। और थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि अक्सर जो मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं, जिनको आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स, आपके पास भी वो बुक्स होंगी, आप उनको पढ़ते हो, देखते हो, समझते हो। ठीक है, उन बुक्स के अंदर इस कॉन्सेप्ट को फिक्स प्रेपोजिशन का नाम दे रखा है। ठीक है, फिक्स प्रेपोजिशन उन्होंने दे रखा है। लेकिन ज़्यादातर बुक्स जो मैंने देखी हैं, कुछ जो है जो मैंने चेक किया है, तो वहाँ पे मैंने पाया है कि जो है उनके पीछे का कोई कॉन्सेप्ट अवेलेबल उन्होंने नहीं कर रखा है। जबकि विदाउट कॉन्सेप्ट, विदाउट लॉजिक कभी भी प्रेपोजिशन फिक्स्ड हम नहीं कर सकते हैं। तो आज की क्लास में और जो लास्ट लेक्चर था और एक लेक्चर और आगे आपके सामने आएगा, इन तीनों वीडियोस में मेरा जो मेन टारगेट है वो यही है कि जो उन टीचर्स ने, जो पब्लिशर्स हैं, जो उन्होंने जो आपको एक कंप्लीट लिस्ट दे रखी है बिना किसी लॉजिक के, और कहीं ना कहीं आप उनको ज्यादातर क्रैम करते हो, रटते हो। ठीक है, और रट के ही आप उसको याद करने की, सीखने की, समझने की कोशिश करते हो, जो कि लगभग इम्पॉसिबल सा हो जाया करता है। तो उनके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, केस क्या है, वही मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। आपके साथ जो है उन चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंट सेंटेंसेस हैं आपके सामने और इन सेंटेंसेस में केस क्या है वो हम देखेंगे। देखो जरा भाई, सबसे पहले यहां पे चेक करो, ये गेटिंग नाम का जो वर्ड है, गेटिंग नाम का वर्ड जो है ये मेन वर्ब है। और ये मेन वर्ब जो होती है लिंकिंग वर्ब हुआ करती है। गेट जो होती है वो एक लिंकिंग वर्ब भी होती है और ये एक्शन वर्ब के तौर पे भी काम करती है। ये मैंने आप लोगों को बता रखा है। यहाँ पे ये लिंकिंग वर्ब है और लिंकिंग वर्ब के बाद ये OUS जैसे लेटर्स जो सफिक्स मिले हुए हैं, एंजियस नाम का जो वर्ड है, ये OUS जैसे लेटर्स की वजह से ये आपका एडजेक्टिव बन जा रहा है। ठीक है, एंजियस नाम का वर्ड एडजेक्टिव के तौर पे सेंटेंस में आप लोगों को अवेलेबल हो रखा है। सिमिलरली यहां पे जो एंजियस नाम का वर्ड बी बेस वर्ब की फॉर्म, ये भी लिंकिंग वर्ब है, इसके बाद भी ये कॉम्प्लीमेंट है, ये भी एडजेक्टिव है। और अगले सेंटेंस में ये जो एंजियस नाम का वर्ड जो है ये भी आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है, बी बेस वर्ब की फॉर्म के बाद यूज हो गए। ठीक है, इन बेसिक्स के बारे में आप लोगों को पता है कि लिंकिंग वर्ब जो होती हैं बी बेस वर्ब की फॉर्म और भी दूसरी लिंकिंग वर्ब्स हुआ करती हैं। लिंकिंग वर्ब्स के बाद में कॉम्प्लीमेंट हम यूज करते हैं और कॉम्प्लीमेंट के तौर पे किसी भी जो है नॉर्मली किसी एडजेक्टिव का हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो कोई नाउन, प्रोनाउन या तो एडजेक्टिव, ये तीनों में से ही कोई एक वर्ड जो है
पार्ट ऑफ स्पीच जो है इनमें से कोई एक वो कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। तो बेशक एंजियस नाम का वर्ड जो है यहाँ पे जो है एडजेक्टिव है, और इसी एंजियस के साथ हम प्रेपोजिशंस को यूज में जानेंगे। एग्री कर रहे हो? ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि एंजियस नाम के वर्ड के साथ एक नॉर्मली जो प्रेपोजिशन यूज की जाती है वो अबाउट का यूज किया जाता है। ठीक है, क्यों? एक बात समझ लें कि एंजियस अबाउट इज इक्वल टू क्या होता है, वरीड अबाउट की सेंस को ये शो करता है। वरीड अबाउट, हिंदी में कहें तो चिंतित होना, चिंतित होना, चिंतित होना की सेंस को ये शो करता है। वरीड अबाउट की सेंस को शो करने के लिए, ठीक है, चिंतित होना, परेशान होना, दुखी होना की सेंस को शो करने के लिए हम नॉर्मली एंजियस के साथ जो है एक प्रेपोजिशन जो है हम यूज करते हैं, अबाउट प्रेपोजिशन का यूज किया करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो यहां पे फिर से एंजियस नाम का वर्ड जो है हमने यूज कर रखा है। ठीक है, अब यहां पे चेक करना कि एंजियस के साथ एक प्रेपोजिशन हम फोर का भी यूज किया करते हैं। ठीक है, मैंने कहा एंजियस के साथ जो है एक प्रेपोजिशन फोर का भी यूज किया जाता है, और एंजियस फोर जो होता है वो सेंस को शो करता है ईगर टू हैव। ईगर टू हैव की सेंस को शो करता है, यानी कि होना, ठीक है, होना या फिर बनना, होना या फिर बनना या फिर रखना के लिए उत्सुक होना, होने के लिए या फिर रखने के लिए उत्सुक होना की सेंस को ये शो करता है। अब यहां पे फिर से समझो, मैंने क्या कहा कि ईगर एंजियस के साथ एक प्रेपोजिशन हम यूज करते हैं अबाउट, और एंजियस अबाउट इज इक्वल टू क्या होता है, वरीड अबाउट। एक तरीके से ये कह लो कि जो है चिंतित होना या दुखी होना की सेंस को शो करता है, राइट। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में देखो, आई एम गेटिंग एंजियस अबाउट मनी, यानी कि आई जो पर्सन है वो किस चीज के बारे में वरीड अबाउट कर रहे हैं, किस चीज के बारे में चिंतित है, मनी के बारे में चिंतित है। तो वरीड अबाउट की सेंस को शो करने के लिए एंजियस नाम के एडजेक्टिव के साथ हमने प्रेपोजिशन जो है अबाउट का यूज कर लिया है। अगले सेंटेंस में देखो, वी आर ऑल एंजियस ब्लैंक एन एंड टू दिस मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी कि अगले सेंटेंस में वो कह रहे हैं कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई गलतफहमी है, और उस गलतफहमी के एंड होने के बारे में वो क्या हैं, सभी के सभी उत्सुक हैं, राइट। तो ईगर टू हैव, ईगर टू हैव यानी कि किसी चीज के होने या फिर रखने के लिए उन उत्सुक होना की सेंस को शो करने के लिए हम प्रेपोजिशन अब जो यूज करते हैं एंजियस नाम के एडजेक्टिव के साथ, अब वो प्रेपोजिशन फोर का यूज किया जाता है। अबाउट यूज नहीं होगा, चिंतित नहीं है वो, ठीक है, वो वरीड अबाउट की सेंस को शो कर ना करके वो कह रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग के एंड के होने के बारे में वो ईगर हैं, उत्सुक हैं, उसके होने के लिए वो उत्सुक हैं कि उसका एंड हो जाए मिसअंडरस्टैंडिंग का जो भी है, ठीक है। तो ईगर टू हैव की सेंस को शो करने के लिए हम जो है अब एंजियस नाम के वर्ड के साथ एक प्रेपोजिशन फोर का यूज किया करते हैं। दोनों सेंटेंस इस तरीके से ठीक हो जाते हैं। यानी कि अभी तक आप लोगों ने ये देखा कि एंजियस एडजेक्टिव के साथ एक प्रेपोजिशन अबाउट और एक प्रेपोजिशन फोर का यूज किया जाता है। लेकिन एक बात और समझना, यहां पे बेशक ये एंजियस नाम का वर्ड एडजेक्टिव है प्लस इन्फिनेटिव। अब एक कंस्ट्रक्शन और समझना, एंजियस प्लस इन्फिनेटिव की कंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखना। जैसे यहां पे देखो, ये एंजियस एडजेक्टिव है और टू फाइंड नाम का ये जो वर्ड है टू फाइंड, बेशक ये टू फाइंड नाम का वर्ड टू प्लस वी वन नाम का ये वर्ड जो है आपको इन्फिनेटिव मिला हुआ है, ठीक है। तो एंजियस प्लस इन्फिनेटिव नाम का जो वर्ड होता है ये सेंस को शो करता है, वांटिंग की सेंस को शो करता है, ठीक है। वांटिंग या तो फिर ईगर की सेंस को शो करता है,
चाहत होना, इच्छा होना की सेंस को शो करता है। चाहत होना या फिर किसी चीज की इच्छा होना की सेंस को शो करता है। एक कंस्ट्रक्शन मैंने बताई, एंजियस प्लस इन्फिनेटिव की कंस्ट्रक्शन, ये आपके सामने है। अब वो कह रहा है कि शी इज एंजियस टू फाइंड अ बेटर जॉब, यानी कि उसकी वांटिंग है, ये उसकी चाहत है, या फिर वो उसकी जो है वो उत्सुक है, किस चीज को लेके उत्सुक है, किस चीज की चाहत है, टू फाइंड अ बेटर जॉब। शी इज एंजियस टू फाइंड ए बेटर जॉब, यानी कि बेटर जॉब को फाइंड करने के बारे में वो वांट कर रही है, चाहत है उसकी, या फिर वो उत्सुक है उसके लिए। तो एंजियस प्लस इन्फिनेटिव की जो कंस्ट्रक्शन होती है वो भी यूज की जाती है जब आप सिचुएशन शो कर रहे हो किसी भी सेंटेंस में। वांटिंग यानी कि चाहत की सेंस को शो करते हो, या तो फिर जो है ईगर होना, उत्सुकता के बारे में आप बात करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट 3 केसेस मैंने आप लोगों को बताए हैं एंजियस नाम के इस एडजेक्टिव के साथ जो सिचुएशंस रहा करती है वो हम लोगों ने जाना है। अच्छा देखो, अब मैं थोड़ा सा इस चीज के बारे में यदि मैं आपको बताऊं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, शायद इस लेक्चर के बारे में मैं जो लास्ट लेक्चर मैंने दिया था, या फिर ये लेक्चर जो आप लोगों के सामने है, या फिर आगे की जो वीडियो आएगी, ठीक है, पहले भी मैंने आप लोगों को प्रेपोजिशन पढ़ाई है यूट्यूब पे, आप लोगों को पता है। ठीक है, उस पे भी 15-16 घंटे की जो है आप लोगों को प्रेपोजिशन की क्लास मिल जाएगी, आप देख सकते हो उसको। ओके, फिर से मैं आप लोगों को प्रेपोजिशन ये आपके लिए मैं लेके आया हूं। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन जो है वो ये है कि जो प्रीवियस ईयर के पेपर को हम चेक करें, ठीक है, तो ऐसा देखा जाता है कि ये जो केसेस मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूं, ये वो केसेस हैं जो एक तरीके से मेजॉरिटी में रहे हैं, जो बीते सालों में जो भी बैंक के एग्जाम हुए हैं, या डिफेंस के एग्जाम हुए हैं, या फिर एसएससी, या फिर किसी भी स्टेट लेवल के जो भी एग्जाम हुआ करते हैं। और क्योंकि मोस्ट टेक्निकल चैप्टर ये प्रेपोजिशन है, तो इसके अंदर मैं चाहता हूं कि जो है एक एक केस, अच्छा जो केस है, जो एग्जाम ओरिएंटेड जो चीजें हैं, जो एक्सपेक्टेड है जो है आने वाले एग्जाम्स के लिए, मैं चाहता हूं कि हर चीज को आप लोगों से फैमिलियर मैं कराऊं, ज्यादा से ज्यादा सिचुएशंस के साथ आपको आइडेंटिफाई करवा दूं, फैमिलियर आप लोगों को करवा दूं, ताकि आगे आने वाले टाइम में आप किसी भी लेवल के एग्जाम को डील करते हो, या फिर आपकी पर्सनल नॉलेज को आप एनहेंस करना चाहते हो, तो दिक्कतें ना रहें। ठीक है, यही कारण है कि ये 15th लेक्चर है, और जो है ये सब चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, और भी आगे इसी तरीके से चलती जाएंगे, बहुत शानदार केस है। इन केसेस को, ये जो केसेस हैं आप चेक करोगे तो जो है ये सिचुएशंस प्रीवियस एग्जाम्स में स्टूडेंट्स के द्वारा फेस की गई हैं। ठीक है, और कंफ्यूज वहां से फिर स्टूडेंट्स को एक डिसअपॉइंटमेंट लगती है, या तो वो इनको डील ही नहीं करते हैं, या फिर डील करते हैं तो एक फ्लुक करते हैं, तुक्का लगाते हैं एक तरीके से, और जो है जब जो है मार्क्स आते हैं तो फिर उनको एक डिसअपॉइंटमेंट बेशक वहां से देखने को मिलती है। तो आप लोगों के साथ ऐसा ना रहे फ्यूचर में, जब आप किसी एग्जाम को फेस करो तो आपके साथ वो सिचुएशंस ना रहें। दैट्स वाई मैं ये सब इतने एफर्ट्स लगा के और बहुत मेहनत से इन चीजों को आपके सामने लेके आ रहा हूं। ठीक है, तो एंजियस नाम के एडजेक्टिव के साथ अबाउट प्रेपोजिशन वरीड अबाउट के सेंस को शो करती है, चिंतित होना, दुखी होना। एंजियस फॉर जो होता है ईगर टू हैव, यानी कि किसी चीज के होने या रखने के लिए उत्सुक होना। और एंजियस प्लस इन्फिनेटिव की जो कंस्ट्रक्शन होती है वो वांटिंग, चाहत, या फिर ईगर जो है उत्सुक होना की सेंस को शो करने के लिए यूज की जाती है। ये बातें हम लोगों ने जानी हैं। ओके, अगले सेंटेंस को देखो। आई एम नॉट बैड ब्लैंक टेनिस, आर यू गुड ब्लैंक टेनिस। ठीक है, अब थोड़ा सा समझना, एक बात को हमेशा जान लेना कि गुड एट नाम की ये फ्रेज यूज की जाती है। ठीक है, और गुड एट नाम का वर्ड जो है वो यूज किया जाता है टू बी स्किल्ड, स्किल्ड होना।
निपुण होना की सेंस को शो करने के लिए, स्किल्ड होना, ठीक है। हालांकि गुड के साथ इन प्रेपोजिशन का भी यूज किया जाता है, ठीक है। मैं ये भी आप लोगों को बता दूं, ये केस भी डिटेल में आप लोगों को करूंगा, और जो है कहाँ पे गुड एट होता है, कहाँ पे गुड इन का यूज किया जाता है। जनरली होता क्या है कि जब भी हम किसी स्कूल के बारे में, स्कूल में अच्छा होना, ठीक है, या फिर किसी सब्जेक्ट में अच्छा होना, किसी गेम में अच्छा होना की सेंस को शो करते हैं, तो वहां पे हम जो है गुड एट का यूज किया करते हैं, जिसका मतलब होता है स्किल्ड होना, राइट। लेकिन किसी एक्टर के बारे में हम बात करते हैं, तो कोई एक्टर जो है किसी सीन के अंदर जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, तो वहां पे फिर गुड इन का यूज कर लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से कई सारे फ्रेजेस हैं, गुड एट भी होता है, गुड इन भी होता है। लेकिन यहाँ पे देखो जो है किसी भी गेम में, सब्जेक्ट में या फिर स्कूल में अच्छा होना, ठीक है, की सेंस को शो करने के लिए, स्किल्ड होना की सेंस को शो करने के लिए हम गुड के साथ एक प्रेपोजिशन जो यूज करते हैं वो एट का यूज किया जाता है। अब वो क्वेश्चन कर रहा, आर यू गुड एट टेनिस, क्या आप टेनिस में स्किल्ड हैं, ठीक है। जबकि बैड के साथ भी एट प्रेपोजिशन यूज की जाती है, और बैड एट जो होता है वो नॉट स्किल्ड की सेंस को शो करता है, नॉट स्किल्ड, यानी कि निपुण ना होना, कुशल ना होना, यानी बहुत अच्छा ना होना, बेहतर ना होना, ठीक है। यानी कि किसी गेम में, सब्जेक्ट में या फिर स्कूल में थोड़ा सा वीक होना, डाउन होना की सेंस को ये शो करता है। तो आई एम नॉट बैड एट टेनिस, अब वो नॉट बैड एट कह रहा है, यानी कि मैं बुरा नहीं हूं, यानी कि मैं ठीक ठाक हूं, मैं परफॉर्म कर लेता हूं, राइट। और जब वो पूछ रहा आर यू गुड एट टेनिस, क्या आप स्किल्ड हैं टेनिस में, ठीक है, तो गुड एट और बैड एट नाम का ये वर्ड जो है वो यूज किया जाता है। जैसे मैं कहूं, एक सेंटेंस मैं कह रहा हूं कि आई एम गुड एट इंग्लिश बट बैड एट मैथ्स, ठीक है, समझ रहे हो आप इस बात को। मैं कह रहा हूं कि अब इंग्लिश और मैथ्स ये भी बेशक सब्जेक्ट है, राइट। तो मैं कह रहा हूं कि आई एम गुड एट इंग्लिश, मैं इंग्लिश में क्या हूं, स्किल्ड हूं, ठीक है, यानी कि मैं अच्छा परफॉर्म कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं आती मेरे को। बट आई एम बैड एट मैथ्स, लेकिन मैं मैथ्स में जो है वो मैथ्स में मैं नॉट स्किल्ड, ठीक है, बस ऐसे ही है, मतलब जो है बस पैदल हूं मैं मैथ्स में, समझ लो जाओ आप जो है इस बात को, ठीक है, ओके। चलिए अगले सेंटेंस की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये सेंटेंस को भी देख लो भाई, आई एम हैविंग डिफिकल्टी ब्लैंक माई ट्रेवल अरेंजमेंट, ठीक है, आई एम हैविंग डिफिकल्टी ब्लैंक माई ट्रेवल अरेंजमेंट्स, राइट। और यू वॉन्ट हैव मच डिफिकल्टी ब्लैंक गेटिंग टू नो पीपल इन दिल्ली, ठीक है, यानी कि आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी, परेशानी, मुसीबत, कठिनाई नहीं होगी जानने के लिए लोगों के बारे में, दिल्ली के लोगों के बारे में जानना चाहते हो तो बहुत ज्यादा परेशानी यू वॉन्ट गेट, ठीक है, यू वॉन्ट हैव, आपको ज्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। अब देखो केस समझना, केस क्या कहता है, यहां पे डिफिकल्टी नाम के इस वर्ड का हम यूज कर रहे हैं, राइट, डिफिकल्टी। एक डिफिकल्टी के साथ हम एक प्रेपोजिशन यूज करते हैं विद, और एक प्रेपोजिशन यूज करते हैं इन। ये दो अलग अलग प्रेपोजिशंस का यूज किया जाता है। मैं बात कर रहा हूं एक वर्ड डिफिकल्टी की, राइट, ठीक है। डिफिकल्टी के साथ विद का यूज किया जाता है डिफिकल्टी विद समथिंग की सेंस को जब हम शो करते हैं। किसी चीज में जब आपको डिफिकल्टी है तो डिफिकल्टी विद समथिंग की सेंस को शो किया जाता है। और डिफिकल्टी इन जो होता है, डिफिकल्टी इन डूइंग समथिंग की सेंस को शो करता है। किसी चीज को करने में जब डिफिकल्टी हो रही है, डूइंग समथिंग की सेंस को शो करने के लिए हम जो है डिफिकल्टी के साथ एक प्रेपोजिशन जो है इन का यूज किया करते हैं। ये दो अलग अलग सिचुएशंस जो है बन जाया करती हैं। फिर से देख लेते हैं। मैंने कहा डिफिकल्टी नाम का वर्ड अपने साथ टू डिफरेंट प्रेपोजिशंस के डिमांड करता है। डिफिकल्टी विद होता है, डिफिकल्टी इन होता है, राइट। अब डिफिकल्टी विद परेशानी होना, डिफिकल्टी विद समथिंग किसी चीज से परेशानी होना, किसी चीज जो है से परेशानी होना की सेंस को शो करता है, राइट। लेकिन किसी चीज को करने में जब आपको परेशानी है तो डिफिकल्टी इन डूइंग समथिंग की सेंस को हम शो करने के लिए यूज करते हैं। ओके, चलिए
आई एम हैविंग डिफिकल्टी ब्लैंक माई ट्रेवल अरेंजमेंट्स। अब ये जो ट्रेवल अरेंजमेंट्स है, बेशक ये डिफिकल्टी विद समथिंग की सेंस को शो कर रहा है, तो यहाँ पे प्रेपोजिशन जो आएगी वो विद का हम यूज करेंगे। सेंटेंस होगा आई एम हैविंग डिफिकल्टी विद माई ट्रेवल अरेंजमेंट्स, राइट। ठीक हो गया है सेंटेंस। अगले सेंटेंस में देखो, यू वॉन्ट हैव मच डिफिकल्टी ब्लैंक गेटिंग टू नो पीपल इन दिल्ली। अब यहाँ पे डिफिकल्टी ब्लैंक डूइंग समथिंग है, किसी चीज को करने की वो बात कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में अब डिफिकल्टी नाम के वर्ड के साथ एक प्रेपोजिशन जो है वो इन का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये दो अलग अलग प्रेपोजिशन डिफिकल्टी नाम के वर्ड के साथ हम लोगों ने जान ली है, ठीक है। ये जो कंटेंट है बहुत अपडेटेड कंटेंट है और बहुत एक्सक्लूसिव चीजें हैं ये आप लोगों के लिए, ठीक है। बेशक आज तक मेरी खुद की लाइफ में मैंने ना तो किसी बैच में ये केसेस पढ़ाए हैं, ना जो है ये मैंने बताया है, तो चीजें मैं आप लोगों के लिए अच्छी बेहतर एग्जाम ओरिएंटेड चीजें ही लेके आ रहा हूं और आई होप कि आप लोग भी उतने ही अच्छे तरीके से उनके ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है। और जो है आप अच्छे से नोट्स भी बना रहे हो, ठीक है। नोट्स जरूर बनाते रहे साथ के साथ और बहुत अच्छे से तरीके से उनको बेशक देख भी रहे हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो जरा भाई, ये दोनों सेंटेंस को चेक करना। हालांकि इन सेंटेंसेस के बारे में, एक सेंटेंस के बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था। देखो ये हैड बेटर नाम का जो वर्ड है, हैड बेटर नाम का ये वर्ड जो होता है ये मार्जिनल ऑक्सिलियरी वर्ब है, सेमी मोडल इसको बोला करते हैं और उचित रहेगा, सही रहेगा, ठीक है, की सेंस को ये शो करता है हैड बेटर नाम का वर्ड, ठीक है। सेमी मोडल है तो इसके साथ ये मेन वर्ब हो जाया करती है, मेन वर्ब, राइट। और ये मेन वर्ब जो है ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ये आप लोगों को पता है। डिस्कस नाम का वर्ड याद करो, लेक्चर नंबर 3, यस, प्रेपोजिशन के लेक्चर 3 में मैंने आप लोगों को एक कंप्लीट डिटेल बताई थी, ठीक है, एक कंप्लीट लिस्ट लिखवाई थी और वो लिस्ट थी सभी ट्रांजिटिव वर्ब से रिलेटेड, राइट। ट्रांजिटिव वर्ब्स थी और मैंने कहा था कि ट्रांजिटिव वर्ब्स आर फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। एक्चुअली ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद में प्रेपोजिशंस देके आप लोगों को एग्जाम में एरर बना करती हैं, ठीक है। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद प्रेपोजिशंस नहीं आती हैं, तो डिस्कस के बाद ये जो योर ट्रैवल प्लान्स जो वर्ड है ना, ये व्हाट का रिप्लाई है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव वर्ब है तो कोई प्रेपोजिशन का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ये सिचुएशन जो है आपके सामने रहा करती है। डिस्कस के साथ कोई प्रेपोजिशन यूज नहीं की, लेकिन ये हैड वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, राइट, ठीक है। और ये लॉन्ग डिस्कशन नाम का वर्ड जो है ये नाउन है, ठीक है। लेकिन जैसे डिस्कशन नाउन हो गया तो डिस्कशन अबाउट समथिंग का यूज किया करते हैं, ठीक है। डिस्कशन अबाउट समथिंग हुआ करता है। जैसे ही मैंने कहा वी हैड ए लॉन्ग डिस्कशन अबाउट पॉलिटिक्स, हमने पॉलिटिक्स के बारे में एक लॉन्ग डिस्कशन हम लोगों ने की है, ठीक है। तो डिस्कशन नाम का जो वर्ड अब नाउन बन चुका है और डिस्कशन अबाउट समथिंग हुआ करता है, तो ये सेंटेंस आप लोगों का ओके हो गया है, ठीक है। एग्री कर रहे हो इस बात को? चलिए तो अगले सेंटेंस की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, अब हम यहां पे बात करेंगे भाई, ये जो वर्ब है बिलीव, ठीक है। इसी वर्ब का केस है। सिचुएशन दो अलग अलग बना करती हैं और वो दोनों सिचुएशन क्या है वो थोड़ा सा ध्यान दे ले। केस कहता है कि तो बिलीव नाम के वर्ड के साथ कोई प्रेपोजिशन यूज नहीं की जाती है, और एक सिचुएशन ऐसी आती है कि बिलीव के साथ हम प्रेपोजिशन जो है इनका यूज किया करते हैं, ठीक है। मैंने कहा बिलीव जो वर्ब होती है ट्रांजिटिव वर्ब होती है, कोई प्रेपोजिशन नहीं आती है, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन भी होगी जिसमें बिलीव के साथ आपको इन प्रेपोजिशन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये यही बातें हैं जो आप लोगों को जो है वहां पे परेशान कर सकती हैं,
If you know the concept, if you know the logic, then you will be able to just get rid of any difficulty in your exam, right? तो जब आपको पता है, कॉन्सेप्ट पता है, लॉजिक पता है, तो आप लोगों को कोई भी दिक्कतें नहीं होगी, आप उनसे छुटकारा पा लोगे, ठीक है। बहुत नॉर्मल सी ये बात है। अच्छा चलिए चेक करते हैं। बिलीव नाम के जो वर्ब है उसके साथ कोई प्रेपोजिशन यूज नहीं करते हैं। कब यूज नहीं करते हैं वो भी थोड़ा सा देख लो। जब बिलीव नाम की वर्ब को हम यूज करते हैं टू एक्सेप्ट, किसी चीज को एक्सेप्ट करना एज ट्रूथफुल, ट्रूथफुल एक्सेप्ट करना, ठीक है, या फिर किसी चीज को ट्रू एक्सेप्ट करना की सेंस को जब हम शो करते हैं, ठीक है। यानी कि इसका मतलब है एक तरीके से भरोसेमंद मानना, भरोसेमंद मानना या फिर सच मानना। जब आप किसी चीज को भरोसेमंद मान रहे हो या फिर जब आप किसी चीज को सच मान रहे हो, ठीक है, इस सेंस को शो करने के लिए हम बिलीव नाम की वर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। मैंने कहा बिलीव वर्ब जब यूज की जाती है टू एक्सेप्ट समथिंग एज ट्रूथफुल, किसी चीज को ट्रूथफुल मानना, किसी पर्सन को ट्रूथफुल मानना, या फिर किसी पर्सन या किसी चीज को जो है ट्रू मानना, सच मानना, भरोसेमंद मानना की सेंस को जब शो हम इसको करते हैं तो कोई प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। लेकिन ठीक है, लेकिन हम बिलीव इन का भी यूज करते हैं, ठीक है। और बिलीव इन का यूज हम करते हैं जो है जब कोई चीज क्या है, ट्रुथ है, ठीक है। यानी कि जो है ट्रुथ होना किसी चीज को, और या फिर विश्वास होना। बिलीव इन होता है ट्रुथ होना किसी चीज का, यानी कि उस चीज पे विश्वास होना की सेंस को जब हम शो करते हैं तो फिर बिलीव के साथ एक प्रेपोजिशन जो है इन का यूज कर लेते हैं। किसी पर्सन या थिंग को भरोसेमंद या फिर सच मान रहे हो, ठीक है, तो हम बिलीव के साथ कोई प्रेपोजिशन यूज नहीं करते हैं। बिलीव इन लेता है जब आप उस चीज पे, जब वो चीज ट्रुथ है, सच्चाई है, और आपको उस पे विश्वास करने की सेंस को शो करते हैं। जैसे यहां पे देखो, डोंट बिलीव हर। अब ये जो हर नाम का वर्ड पर्सन है, ठीक है, तो ये पर्सन आप लोगों के लिए क्या हो रहा है, डोंट बिलीव, ट्रूथफुल नहीं हो रहा है, या फिर वो पर्सन जो है आप लोगों के लिए क्या नहीं हो रहा है, ट्रू नहीं हो रहा है। तो ट्रूथफुल जब ये नहीं हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में ये ट्रांजिटिव वर्ब बनती है और अपने साथ कोई प्रेपोजिशन की डिमांड नहीं करती है, ठीक है। और अक्सर हम बोलते हैं डोंट बिलीव देम, डोंट बिलीव हर, डोंट बिलीव हिम, उस पर विश्वास ना करें या फिर उसको ट्रूथफुल कंसिडर ना करें, ठीक है। ट्रूथफुल होना या फिर ट्रू कंसिडर उसको ना करें की सेंस को शो करता है, ठीक है। अगले सेंटेंस में आई डोंट बिलीव, वो बिलीव नहीं करता है किस पे, अ वर्ड शी सेज, ठीक है। एक भी शब्द जो शी कहती है, यानी कि ए वर्ड शी सेज जो है, ये इसको ट्रूथफुल कंसिडर नहीं कर रहा है, तो जो है एक्सेप्ट एज ट्रूथफुल या एक्सेप्ट एज ट्रू की सेंस, भरोसेमंद या सच मानने की बात यहां पे वो नेग्लेक्ट कर रहा है। इस बात को, ए वर्ड शी सेज को ट्रूथफुल या ट्रू कंसिडर नहीं कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आई डोंट बिलीव अ वर्ड शी सेज, इस तरीके से हम जो है यूज करते हैं, ठीक है। अगली सेंटेंस में देखो, आई बिलीव ब्लैंक लाइफ आफ्टर डेथ, यानी कि वो बिलीव करता है, विश्वास है उसका, अब ट्रूथफुल नहीं है, वो ट्रू नहीं मानता है, उसका विश्वास है कि इसमें आई बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ, ठीक है। मैं बिलीव करता हूं, मैं विश्वास करता हूं किसमें, लाइफ आफ्टर डेथ। अक्सर आप लोगों ने यह भी सुना होगा, आई बिलीव इन गॉड, ठीक है। इस तरीके से भी सेंटेंस आप लोगों ने देखे होंगे, ठीक है। इस तरीके से ट्रस्ट की सेंस को शो करता है, विश्वास होना, ट्रस्ट।
ठीक है, इस तरीके से भी सेंटेंस हम बोलते हैं आई बिलीव इन गॉड, यानी कि मुझे किस पे ट्रस्ट है, गॉड पे ट्रस्ट है, ठीक है। अब गॉड को ट्रूथफुल नहीं मान रहा वो, या फिर ट्रू होने की सेंस को शो नहीं कर रहा, वो बिलीव करता है, उसका ट्रस्ट है, विश्वास है इन गॉड। और उसी तरीके से आई बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ, मैं लाइफ के बाद जो है डेथ में, लाइफ आफ्टर डेथ, डेथ के बाद लाइफ के होने में मेरा ट्रस्ट है। ट्रस्ट होने की सेंस को, विश्वास करना की सेंस को शो करने के लिए इनका यूज कर दिया। और वैसे ही इफ यू बिलीव ब्लैंक मी आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन डू एनीथिंग, कब वो बिलीव, कब वो कर सकता है कुछ भी, जब इफ यू बिलीव इन मी, यदि आप मुझ पे ट्रस्ट करते हैं। ट्रूथफुल की बात वो ना करके, एक्सेप्ट एज ट्रूथफुल ना कह के, वो कह रहा है कि यदि आप मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं, तो आई कैन डू एनीथिंग। इस तरीके से ये जो है बिलीव नाम की वर्ब मैंने आप लोगों को बताई, और उसके साथ डिफरेंट केसेस को मैंने आपको अवेलेबल कराए हैं, ठीक है। आई होप कि चीज़ें समझ भी आ रही होंगी, बात बन रही होगी, ठीक है, और ये केसेस आप अच्छे से समझ भी रहे होंगे, ठीक है। चलिए, आई वॉजंट कंसंट्रेटिंग एंड आई क्रैश्ड ब्लैंक द कार इन फ्रंट, ठीक है। वो कह रहा है कि कंसंट्रेटिंग नहीं कर रहा था, ठीक है, और जो है मैं क्रैश हो गया, टकरा गया है, ब्लैंक द कार, कार में इन फ्रंट, जो सामने कार थी उसके, उससे वो टकरा गया है। अब यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, क्रैश्ड नाम का वर्ड हमेशा अपने साथ एक प्रेपोजिशन इनटू की डिमांड करता है, क्रैश्ड इनटू का यूज किया जाता है, ये सही होता है। अक्सर देखा गया है एग्जाम्स के अंदर क्रैश्ड के साथ अगेंस्ट गिवन करके फोल्ड दे दिए जाते करते हैं, ठीक है। नेवर यूज अ वर्ड क्रैश्ड अगेंस्ट द कार, ना, क्रैश्ड इनटू, इनटू का यूज इसमें करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इनवर्ड मूवमेंट को वो शो करता है। जब भी कोई पर्सन, ठीक है, मैं हूं, क्रैश्ड इनटू द कार हुआ है, यानी कि जो मूवमेंट है एक्सटर्नल पॉइंट से आप कार के अंदर की ओर मूवमेंट आपने की है, ठीक है, तो मूवमेंट, इनवर्ड मूवमेंट को शो करने के लिए हम क्रैश्ड नाम के वर्ड के साथ भी, क्रैश नाम के वर्ड के साथ एक जो प्रेपोजिशन यूज करते हैं वो इनटू का यूज किया जाता है, ना कि अगेंस्ट, ठीक है। इनवर्ड मूवमेंट को ये इंडिकेट करता है, एक्सटर्नल पॉइंट से जो है इंटरनली मूवमेंट हुआ करती है को शो करता है। तो क्रैश्ड इनटू होगा, ना कि क्रैश्ड अगेंस्ट, ठीक है। ये बातें आप समझ रहे होगे। चलिए नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट चेक करते हैं। प्रेपोजिशन का ये लेक्चर 15 था आप लोगों के सामने। कम से कम जो है ज़्यादा बड़े लेक्चर्स भी मैं नहीं रख रहा हूँ, कुछ चीज़ों में इम्प्रूवमेंट की है। मैक्सिमम जो है 1 आवर का लेक्चर ही मैं आप लोगों के सामने लेके आता हूँ, बहुत बड़े लेक्चर्स नहीं है जिससे आपको परेशान होना पड़े, ठीक है। तो 1 घंटे की मैक्सिमम क्लास रहती है और ऑलमोस्ट 15 लेक्चर हैं, तो यही है कि 20 लेक्चर्स तो इसमें होंगे ही होंगे, ठीक है। तो जो है मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे नहीं पता कि कब ये चीज़ें लोगों के सामने आएंगी। बेशक आप लोग जब ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर करोगे तो एक जो है एक क्राउड तक ये पहुँच पाएंगी, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि जब लोगों को पता चलेगा, जब लोग इनको जानेंगे, जब ये वीडियोज़ उनको अवेलेबल होगी, ठीक है, तो लोग समझेंगे कि कंटेंट मैटर करता है, ठीक है। इवन इम्पोर्टेंस ही उसकी है, ठीक है। अच्छे कंटेंट के बिना, अच्छे कंटेंट के बिना आप कितनी देर तक किसी स्टूडेंट को टीचर बहकाएगा, उसको बहलाएगा, फुसलाएगा, कब तक? 1 साल 2 साल, ठीक है। एक टाइम तो आएगा जब उसको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और जब उसको ये लगेगा कि इतना सब उन लोगों से पढ़ने के बाद कुछ बात नहीं बन पा रही है, तो उसको ये समझना पड़ेगा कि जो है
कमी कहीं ना कहीं रही है, और वो कहीं ना कहीं नहीं, वो बल्कि टीचर के कंटेंट में ही दिक्कतें रही हैं, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें नहीं हुई हैं, दैट्स वाई ये सब हो रहा है। तो तब उन लोगों को बेशक इन चीज़ों की वैल्यू समझ में आएगी और वो इनकी ओर फिर अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो अपने को कोई देर नहीं, जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि अब 2-4 साल के लिए तो मुझे ऐसा नहीं है कि इस टीचिंग फील्ड में है 2-4 साल के बाद कुछ और ज्वाइन करना है ना, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। ठीक है, अच्छा करो, बेहतर करो, और ताकि फ़ायदा हो, जो आप वीडियोस देखते हो, टाइम जो है इन्वेस्ट करते हो और सब कुछ एनर्जी भी लगाते हो, तो आपका बेनिफिट होना बनता है वहाँ से। ठीक है, चलिए एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, एक सेंटेंस में कह रहा हूँ। We are looking for skilled people in design. We are looking for skilled people in design. ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, भी बहुत शानदार केस है ये। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट आप जो है प्रेपोजिशन चैप्टर के अलावा इस केस को एडजेक्टिव चैप्टर से रिलेट करके भी देखा जाता है। ठीक है, एडजेक्टिव से भी इसका रिलेशन, और प्रेपोजिशन से तो बेशक ये जो है यहाँ पे इसका तो इम्पोर्टेंस है ही प्रेपोजिशन में। तो ओके, चलिए चेक करते हैं। देखो, ये पीपल नाम का वर्ड बेशक नेचर में नाउन है, राइट? ठीक है, स्किल्ड नाम का वर्ड ये बेशक नेचर में एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव का पास्ट पार्टिसिपल है, क्योंकि हमें पता है ये पीपल नाम के नाउन की क्वालिटी है। पीपल की क्वालिटी क्या है कि वो कौन से पीपल की बात कर रहा है, किन पीपल को सर्च किया जा रहा है, बेशक वो पीपल जो क्या है, स्किल्ड हैं, राइट, निपुण हैं। ओके, ठीक है। अब ये इन नाम का वर्ड प्रेपोजिशन डिजाइन नाम के नाउन से पहले यूज हुआ है। इन प्रेपोजिशन डिजाइन नाम के नाउन से पहले यूज हुआ है। अब प्रेपोजिशन प्लस नाउन ये फ्रेज बन जाती है, और ये फ्रेज जो होती है, ये फ्रेज एक कॉम्प्लीमेंट बना होता है। ठीक है, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। हिंदी में जिसको हम क्या बोलते हैं, पूरक बोला करते हैं, कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, अब ये कॉम्प्लीमेंट जो है ना, इस कॉम्प्लीमेंट को हम ये चेक करते हैं कि ये जो कॉम्प्लीमेंट है इन डिजाइन, ये कॉम्प्लीमेंट किसको कंप्लीट कर रहा है, पीपल को या स्किल्ड को, ये समझने की बड़ी बात है। मैंने कहा कि जो इन डिजाइन नाम का वर्ड कॉम्प्लीमेंट है, वो कॉम्प्लीमेंट किसका कॉम्प्लीमेंट है, नाउन का या एडजेक्टिव का। ठीक है, तो इन डिजाइन, डिजाइन में यानी कि पीपल इन डिजाइन की बात वो कर रहे हैं। ये इन डिजाइन नाम का वर्ड कॉम्प्लीमेंट पीपल से रिलेटेड है, या फिर इन डिजाइन नाम का कॉम्प्लीमेंट जो पूरक है वो स्किल्ड नाम के एडजेक्टिव से जो है एडजेक्टिव को कंप्लीट कर रहा है, पूरा कर रहा है। पीपल इन डिजाइन, डिजाइन में जो पीपल है की बात कर रहा है, या फिर जो पीपल स्किल्ड हैं, स्किल्ड किस में है, डिजाइन में है। ठीक है, तो बेशक ये जो इन डिजाइन नाम का कॉम्प्लीमेंट है ना, ये किसका कॉम्प्लीमेंट है, स्किल्ड नाम के एडजेक्टिव का कॉम्प्लीमेंट जो है गिवन है। अब ध्यान रखना, केस कहता है कि जब भी किसी एडजेक्टिव का कोई कॉम्प्लीमेंट दे दिया जाए, जैसे इस एडजेक्टिव का कॉम्प्लीमेंट क्या दे रखा है, इन डिजाइन नाम का ये वर्ड इस एडजेक्टिव का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो ये जो होल एक्सप्रेशन है, जो नाउन से पहले एडजेक्टिव यूज कर रखा है, ये जो होल एक्सप्रेशन है, इस होल एक्सप्रेशन में हम जो एडजेक्टिव होता है उसको, वो एडजेक्टिव नॉर्मली आता है किसके बाद में, नाउन के बाद में वो एडजेक्टिव आया करता है। ठीक है,
आमतौर पे आप लोगों को पता होगा कि कोई एडजेक्टिव नाउन के पहले आता है, ये नाउन है, इस नाउन की क्वालिटी को बताने के लिए ये एडजेक्टिव हो जाता है, ये नॉर्मल एक मेथड है, राइट। लेकिन फिर मैंने इस नाउन के बाद मैंने डिफरेंट क्या किया है वो देख लो। इस नाउन के बाद मैंने एक कॉम्प्लीमेंट दे रखा था और ये कॉम्प्लीमेंट पीपल नाम के नाउन को कंप्लीट ना करके ये कॉम्प्लीमेंट इस स्किल्ड नाम के एडजेक्टिव का कॉम्प्लीमेंट है। मानते हो इतनी बात को? तो ऐसी कंडीशन में जब ये इन डिजाइन जो नाउन के बाद में दे रखा है, जब ये कंप्लीट स्किल्ड नाम के एडजेक्टिव को कंप्लीट कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ना, जिसमें ये एडजेक्टिव नाउन के पहले आ रखा है, ये एडजेक्टिव नाउन के पहले ना आके नाउन के बाद में यूज किया जाएगा, क्योंकि ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये एडजेक्टिव से रिलेटेड है और जिसको कंप्लीट कर रहा है उसी से जो है वो कॉम्प्लीमेंट उसी वर्ड के बाद में हम यूज करेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि ये जो स्किल्ड नाम का वर्ड एडजेक्टिव है इसको पीपल नाम के नाउन के बाद में यूज कर देते हैं, सेंटेंस सही हो जाता है। तो सेंटेंस एक तरीके से आपका ये हो जाएगा, वी आर लुकिंग फॉर पीपल स्किल्ड इन डिजाइन। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहां देखो लुकिंग फॉर, लुक फॉर नाम का ये वर्ड फ्रेजल वर्ब हो गया, फ्रेजल वर्ब के बाद ये पीपल क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, राइट। अब ये स्किल्ड नाम का वर्ड एडजेक्टिव है और ये जो कॉम्प्लीमेंट था, ये कॉम्प्लीमेंट बेशक किसको कंप्लीट कर रहा था? एडजेक्टिव को। दैट्स वाई ये एक्सप्रेशन जो है एडजेक्टिव, ये नाउन के बाद ना आके इसके बाद में आया करता है, नाउन के पहले ना आके नाउन के बाद में इसको यूज किया करते। कॉम्प्लीमेंट जिसको कंप्लीट करेगा, कॉम्प्लीमेंट उसी के बाद में यूज होगा। अप्लाई करोगे तो सेंटेंस आप लोगों का ओके हो जाएगा। आई होप की बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। काफी सारे सेंटेंस अभी देखेंगे इससे रिलेटेड, परेशान ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका सेंटेंस ओके हो जाया करता। और बहुत बेहतर करने के लिए, और ज्यादा फॉर्मल करना हो तो इन सेंटेंसेस को रिलेटिव प्रोनाउन की मदद से भी हम सेंटेंसेस को ओके कर लिया करते हैं। मैंने कहा ये तो मेथड आपका बन गया। जब किसी एडजेक्टिव का कोई कॉम्प्लीमेंट दे रखा है सेंटेंस में, तो ऐसी कंडीशन में ये जो होल एक्सप्रेशन है, यानी कि जो एडजेक्टिव है, ठीक है, ये एडजेक्टिव नॉर्मली आता है नाउन के बाद में आया करता है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट जो है उसी वर्ड के बाद में आएगा, उसी वर्ड को कंप्लीट करेगा, उसके तुरंत बाद आके जिसको वो कंप्लीट करने के लिए यूज किया गया है। एडजेक्टिव को कंप्लीट कर रहा है तो नाउन के बाद में एडजेक्टिव और इसके तुरंत बाद में कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। और ज्यादा फॉर्मल बनाने के लिए, और ज्यादा औपचारिक बनाने के लिए रिलेटिव प्रोनाउंस की मदद से भी इसको, इन सेंटेंसेस को ओके किया जाता है। इन बातों को भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। कैसे सेंटेंस को करेंगे सही? रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज करके। मैं कह रहा हूं कि रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज करके भी इन सेंटेंसेस को ओके किया जाएगा, ठीक है। कैसे होगा सेंटेंस? सेंटेंस बनेगा वी आर लुकिंग फॉर people who are skilled in design। ये भी सेंटेंस आपका ओके हो जाता है। ये जो सेंटेंस है ये रिलेटिव प्रोनाउंस की मदद से भी ओके होते हैं और ये भी बहुत एक फॉर्मल मेथड है ये, ठीक है। यहाँ पे देखो ये रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद ये जो वर्ब आती है ये इसके एंटीसीडेंट सब्जेक्ट पीपल प्लूरल नाउन जो है इसी के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब आ रखी है। बी बेस वर्ब के फॉर्म के बाद, अब देखो बी बेस वर्ब के फॉर्म के बाद कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव आता है और ये स्किल्ड नाम के एडजेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए ये कॉम्प्लीमेंट यूज किया गया है। ये और भी बेहतर तरीका है, ये और भी शानदार मेथड है। रिलेटिव प्रोनाउंस की मदद से भी इन सेंटेंसेस को सही किया जा सकता है। ऐसे दे रखा है तो ठीक, ये दे रखा है तो ठीक, लेकिन जिस एडजेक्टिव का कॉम्प्लीमेंट है
यानी कि ये इन डिजाइन इस एडजेक्टिव का कॉम्प्लीमेंट है। नॉर्मली नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है, लेकिन हमें पता है ये कॉम्प्लीमेंट उसी वर्ड के बाद आएगा जिसका ये कॉम्प्लीमेंट है। पीपल को कंप्लीट ना करके इन डिजाइन स्किल्ड नाम के एडजेक्टिव को कंप्लीट कर रहा है, तो स्किल्ड एडजेक्टिव पीपल नाम के नाउन के बाद में यूज कर दिया करते हैं। ठीक है, आई होप कि बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं भाई। नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, नया बैच बल्कि स्टार्ट हो चुका है अभी 15th ऑफ, एक मिनट, मैं चेक कर लूं। यस, जो 15th ऑफ जुलाई है, 15th जुलाई से नया बैच स्टार्ट हो रखा है और वो बैच भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो और फीस उसकी बहुत कम हम लोगों ने अब की बार प्लान की है 11,199। ठीक है, ये फीस जो है ये हम चार्ज कर रहे हैं स्टूडेंट से। दोनों ही तरीके के जो है मोड की क्लासेस होंगी, इसमें लाइव भी क्लासेस होंगी। ठीक है, और कुछ जो है रिकॉर्डेड वीडियोस भी इसमें रहेंगी। दोनों ही तरीके से आपकी क्लास रहा करेंगी और 1199 का ये बैच है, यानी कि ऑलमोस्ट 1200 रुपये इसके चार्जेस हैं। और जो है इसके अंदर 2 वीडियोस इन अ डे, एक दिन में 2 वीडियोस आप लोगों को मिलेंगी। ठीक है, और ऑलमोस्ट ये जो है 4 to 5 मंथ्स का ये बैच चलेगा। 4 to 5 मंथ्स, 4 से 5 महीने तक ये आपका बैच चलेगा। ठीक है, 250 आवर्स प्लस, 250 प्लस जो है आवर्स इस बैच में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, प्रैक्टिस सीट्स जो है वो चैप्टर बेस्ड भी रहेगी। चैप्टर बेस्ड प्रैक्टिस सीट्स इसमें आप लोगों को गिवन की जाएंगी। ठीक है, उसके अलावा जो है वोकैबुलरी सेशंस, कंप्लीट वोकैबुलरी होगी। कंप्लीट कॉम्प्रिहेंशन का पोर्शन भी इसके अंदर, इस बैच के अंदर आप लोगों को मिलेगा। तो जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 15th ऑफ जुलाई वेडनेसडे से बैच स्टार्ट हो रखा है, आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत शानदार सेकंड बैच ये मेरा है, ऑनलाइन जो बैच है सेकंड बैच है और इस बैच में आप अपने आप को ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग से ये बैच आप लोगों के लिए चलेगा। ठीक है, दोनों ही तरीके के वीडियोस लाइव भी होगी, रिकॉर्डेड भी होगी। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस शीट्स मिलेंगी, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी। ठीक है, हर चीज को जो है प्रैक्टिस शीट्स भी मिलेंगी, क्लासरूम में उनको सोल्व भी कराया जाएगा। 4 से 5 महीने का ये बैच रहेगा और दिन में 2 वीडियोस आप लोगों को इसकी अवेलेबल की जाएंगी। तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो जरूर इस बैच को ज्वाइन कर ले और बहुत एक्सक्लूसिव बैच रहेगा। एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम फोकस्ड जो है ये बैच आप लोगों के लिए रहेगा। मायने नहीं रखता कि आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल की तैयारी कर रहे हो या फिर जो है बैंक के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर किसी पैटर्न को, हर किसी फॉर्मेट को ये बैच जो है सूट करेगा। ओके, चलिए और देखते हैं सेंटेंसेस। We are a team of confident players of our success. We are a team of confident players of our success. ये सेंटेंस मैंने आप लोगों को अवेलेबल कराया है। देखना जरा भाई, प्लेयर्स नाम का वर्ड नाउन, कॉन्फिडेंट नाम का वर्ड एडजेक्टिव,
ऑफ प्रेपोजिशन प्लस ये नाउन, ये वर्ड कॉम्प्लीमेंट, पूरक। कॉम्प्लीमेंट ये जो है कंप्लीट किसको कर रहे हैं, प्लेयर्स को, या फिर ऑफ आर सक्सेस नाम का ये कॉम्प्लीमेंट कॉन्फिडेंट नाम के एडजेक्टिव को कंप्लीट कर रहे हैं। बेशक ये जो ऑफ आर सक्सेस है ये कॉम्प्लीमेंट कॉन्फिडेंट नाम के एडजेक्टिव को कंप्लीट कर रहा है, क्योंकि वो प्लेयर्स जो है कॉन्फिडेंट किसके लिए है, ऑफ आर सक्सेस के लिए है। जिन स्टूडेंट्स को यहाँ पे ये दिक्कत है कि क्या ऑफ प्रेपोजिशन आएगी या कुछ और प्रेपोजिशन आएगी, उनके लिए भी मैं आपको बता दूं कि प्रेपोजिशन ऑफ की जब मैंने बात की थी, शायद मैंने जो है 7th या 8th लेक्चर में प्रेपोजिशन ऑफ से रिलेटेड केसेस को आपके सामने डिस्कस किया था, ठीक है। 7th 8th नहीं, 7th 8th नहीं, 10th वगैरह में होगा, ठीक है, 10th लेक्चर में होगी शायद। तो उसमें भी मैंने आपको बताया था बहुत सारे वर्ड थे, अवेयर, अनअवेयर, कॉज, गिल्टी, चार्ज, एक्यूज, एक्विट, कन्विक्ट, ठीक है, डिप्राइव, डिवॉइड, नेग्लिजेंट, अफ्रेड, स्केर्ड, फ्राइटन, ठीक है, और फिर जो है और भी इन्फॉर्म्ड, ठीक है, और ये काफ़ी सारे वर्ड थे, श्योर, क्योर, जो है वान, एश्योर, ठीक है, बहुत सारे वर्ड, कॉन्फिडेंट, डिफिडेंट। इन वर्ड्स के साथ मैंने बताया था प्रेपोजिशन ऑफ आती है। तो ये ऑफ आर सक्सेस नाम का जो कॉम्प्लीमेंट है ना, प्लेयर्स को कंप्लीट नहीं करा, प्लेयर्स ऑफ आर सक्सेस नहीं, कॉन्फिडेंट ऑफ आर सक्सेस नाम का वर्ड है ये, ठीक है। तो मुझे पता है कि कॉम्प्लीमेंट जिस वर्ड को कंप्लीट कर रहा है यानी कि एडजेक्टिव को, उसी के बाद तो आएगा ये। तो मैंने बताया जब कोई एडजेक्टिव नाउन के पहले दे रखा और उस नाउन के बाद कॉम्प्लीमेंट, ये वो कॉम्प्लीमेंट है जो एडजेक्टिव को कंप्लीट कर रहा है। ऐसी कंडीशन में ये एडजेक्टिव नाउन के पहले नहीं, ये जो एक्सप्रेशन है यानी कि जो एडजेक्टिव है वो नाउन के बाद में आता है नॉर्मली, ठीक है। तो और रिलेटिव प्रोनाउन की मदद से भी हम इसको सही कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम करेंगे क्या कि कॉन्फिडेंट नाम का एडजेक्टिव नाउन के बाद में, यहां पे ये एडजेक्टिव आ जाएगा, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है, प्लेयर्स, यानी कि यहां पे ये प्लेयर्स आ गया, और हु आर कॉन्फिडेंट, हु आर कॉन्फिडेंट रिलेटिव प्रोनाउन की मदद से भी सही कर सकते हो ना इसको। who are confident of our success। ये सिचुएशन आपके सामने रहा करती है, ठीक है, समझ में आ गई बात। ओके, चलिए और देखते हैं। एक सेंटेंस में कह रहा हूं, आई नीड टू फाइंड आउट अ कंड्यूसिव। कंड्यूसिव मीन्स होता है हेल्पफुल, ठीक है। कंड्यूसिव नाम का वर्ड जो है ये एडजेक्टिव है और हेल्पफुल की सेंस को शो करता है। आई नीड टू फाइंड आउट अ कंड्यूसिव प्लेस टू स्टडी। एक सेंटेंस मैंने ये गिवन किया है, इस सेंटेंस में देखो, आई नीड टू फाइंड आउट ए कंड्यूसिव प्लेस टू स्टडी। इसमें फिर से देखो, प्लेस नाउन, कंड्यूसिव एडजेक्टिव, टू स्टडिंग नाम का वर्ड, ये जो है प्रेपोजिशन प्लस नाउन कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब ये कॉम्प्लीमेंट है किसका, किसको कंप्लीट कर रहा है, प्लेस नाम के नाउन को या कंड्यूसिव एडजेक्टिव को, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्रेपोजिशन टू के अंदर भी मैं ये वर्ड्स आप लोगों को जो है, ये वर्ड मैं आपको लिखवा चुका हूँ। कंड्यूसिव अपने साथ जो है प्रेपोजिशन टू की डिमांड किया करता है, ठीक है, याद होगा, ठीक है। सिमिलर, फैमिलियर, इक्वल, इक्विवेलेंट, ठीक है, और भी बहुत सारे वर्ड्स थे जो है, जूनियर, सीनियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, एल्डर, प्रेफरेबल, ठीक है।
इंजूरियस, ठीक है, ये काफी सारे वर्ड्स थे कंड्यूसिव जिनके साथ प्रेपोजिशन टू का यूज किया जाता है। तो नाउन से पहले ये एडजेक्टिव, ये कॉम्प्लीमेंट प्लेस टू स्टडिंग ना होके कंड्यूसिव टू स्टडिंग यानी कि हेल्पफुल है टू स्टडिंग, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जब ये कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव को कंप्लीट कर रहा है तो कॉम्प्लीमेंट उसी वर्ड के बाद में आता है जिसको ये कंप्लीट कर रहा हो। समझते हो ना? याद करो, मैंने एक सेंटेंस आप लोगों को दिया था, गिवन किया था, एक सेंटेंस मैंने कहा पांडवास नेम द सिटी, इंद्रप्रस्थ। ये सेंटेंस आप लोगों के सामने रहा था, पांडवास नेम्ड द सिटी इंद्रप्रस्थ। अब इस सेंटेंस में देखो ना, नेम्ड वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। अब ये इंद्रप्रस्थ नाम का वर्ड कॉम्प्लीमेंट है और ये किसको कंप्लीट कर रहा है? पांडवास नाम के सब्जेक्ट को कंप्लीट ना करके सिटी को कंप्लीट कर रहा है, क्योंकि सिटी को ही उन्होंने इंद्रप्रस्थ कहा है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो कॉम्प्लीमेंट है, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, तुरंत किसके बाद में यूज हुआ है? सिटी नाम के वर्ड को कंप्लीट करने के लिए इंद्रप्रस्थ नाम का वर्ड उसी वर्ड के तुरंत बाद में यूज हुआ है। उसी तरीके से टू स्टडिंग नाम का ये कॉम्प्लीमेंट जिसको कंप्लीट कर रहा है एडजेक्टिव को, उसी के बाद में यूज होगा। तो ऐसी कंडीशन में ये एडजेक्टिव नाउन के पहले यूज ना करके हम क्या यूज करेंगे? नाउन के बाद में यहां पे एडजेक्टिव ले आएंगे, ठीक है। और इसी सेंटेंस को आप ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। देखो जरा, इसी सेंटेंस को आप ऐसे भी बोल सकते हो, क्या? आई नीड टू फाइंड आउट अ प्लेस विच इज, यहां पे विच नाम का वर्ड रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, विच इज कंड्यूसिव टू स्टडी। ऐसे और भी बेहतर हो जाएगा ये, और भी बेहतर मतलब ये भी सही है और ये भी सही है। एडजेक्टिव जो है जिस कॉम्प्लीमेंट के लिए यूज किया गया है, नाउन के बाद में हम उस एडजेक्टिव का यूज कर रहे हैं, ठीक है। आई होप कि ये बातें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को। और देखो, नेवर डिस्टर्ब, a busy person, with his work। एक सेंटेंस ये देखो, नेवर डिस्टर्ब अ बिजी पर्सन विद हिज वर्क। ये देखो भाई, पर्सन नाम का वर्ड नाउन है, बिजी एडजेक्टिव है, राइट। और ये विद प्रेपोजिशन प्लस हिज वर्क, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट हो गया, राइट। अब ये कॉम्प्लीमेंट बेशक पर्सन को कंप्लीट ना करके बिजी को कंप्लीट कर रहा है, बिजी नाम के एडजेक्टिव क्यों? क्योंकि बिजी विद हिज वर्क, पर्सन ही बिजी है विद हिज वर्क। तो ऐसी कंडीशन में जब किसी एडजेक्टिव का कोई कॉम्प्लीमेंट हो, तो ऐसी सिचुएशन में जो ये एक्सप्रेशन है यानी कि एडजेक्टिव, ये नाउन के पहले यूज ना होके नाउन के बाद में आता है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट अपने से पहले वो वर्ड चाहेगा जिसको वो कंप्लीट कर रहा है, यानी कि बिजी नाम के एडजेक्टिव को, ठीक है। समझ में आती है बात? तो करो ना यूज इसको सही से। तो बिजी नाम का एडजेक्टिव ले आओ पर्सन नाम के नाउन के बाद में, ठीक है। I met
an ashamed man of his misconduct. I met an ashamed man of his misconduct. बात वही है, बात वही है. of his misconduct ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, राइट. मैन नाम का वर्ड नाउन है, ashamed एडजेक्टिव है, ये कॉम्प्लीमेंट मैन, मैन ऑफ हिज मिसकंडक्ट ना होके ashamed ऑफ हिज मिसकंडक्ट की वो बात कर रहा है. ऐसी सिचुएशन में ये ashamed नाम का एडजेक्टिव नाउन के बाद में. दैट्स इट. समझ में आती है बात. तो केस क्या बना, केस देख लो. when an adjective has its own complement, जब किसी एडजेक्टिव का अपना एक कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में द होल एक्सप्रेशन, पूरे का पूरा एक्सप्रेशन जो है, होल एक्सप्रेशन का मतलब पता है क्या है, ठीक है. होल एक्सप्रेशन का मतलब है ये जो कॉम्प्लीमेंट जिसको कंप्लीट कर रहा है उस एडजेक्टिव को, ठीक है. यानी कि ये एडजेक्टिव और ये कॉम्प्लीमेंट, ये होल एक्सप्रेशन, ठीक है. मैंने कहा जब किसी एडजेक्टिव का कोई कॉम्प्लीमेंट हो, जैसे बिजी नाम के एडजेक्टिव का कॉम्प्लीमेंट विद हिज वर्क है, ठीक है, तो ये बिजी एडजेक्टिव और उसका कॉम्प्लीमेंट, ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन जो है ये नाउन के पहले नहीं, कहां पे आता है, नाउन के बाद में आया करता है. होल एक्सप्रेशन का मतलब एडजेक्टिव और उसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है. द होल एक्सप्रेशन normally comes after noun, after a noun. पूरा जो एक्सप्रेशन है वो नाउन के बाद में आता है. और होल एक्सप्रेशन का मतलब ये भी समझ लो, एडजेक्टिव प्लस कॉम्प्लीमेंट, इसको मैंने होल एक्सप्रेशन कहा है. समझ में आती है बात. बताओ जल्दी से भाई. ये चीज मैंने आप लोगों को बताई है, काफी अच्छा केस है, ठीक है. मजा आता है इन चीजों को जब डिस्कस किया करते हैं, ठीक है. काफी अच्छा लगता है इस तरीके से सिचुएशंस की जब हम बात करते हैं. और देखो केस यहां पे, एक सेंटेंस में कह रहा हूं यू हैव या फिर यू आर लिविंग a different life from this one. ये देखना सेंटेंस भाई, यू आर लिविंग ए डिफरेंट लाइफ फ्रॉम दिस वन. जल्दी से रिप्लाई करो, ज्यादा बड़ी वीडियो हो गई आज वैसे. एक सेंटेंस में और बता रहा हूं. दिस इज द सेकेंड ट्रेन फ्रॉम दिस स्टेशन. इन सेंटेंसेस को समझना. ये देखो, इस सेंटेंस में भी लाइफ नाम का ये वर्ड नेचर में नाउन है, डिफरेंट नाम का ये वर्ड एडजेक्टिव है,
फ्रॉम प्रेपोजिशन प्लस ये नाउन, ये कॉम्प्लीमेंट है, और ये कॉम्प्लीमेंट जो है ये नाउन लाइफ को कंप्लीट ना करके बेशक किसको कंप्लीट कर रहा है, डिफरेंट नाम के एडजेक्टिव को कंप्लीट कर रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ वर्ड्स, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे आने वाले हैं अब आप लोगों के सामने, जैसे कि एक एडजेक्टिव कौन हो गया, डिफरेंट हो गया, ऑर्डिनल नंबर कौन हो गया, सेकंड हो गया, द ओनली नाम का वर्ड हो गया, ऑर्डिनल नंबर और फर्स्ट वगैरह हो गया, लास्ट हो गया, ठीक है, डिफरेंट नाम का वर्ड हो गया, सिमिलर हो गया, ठीक है। ये वो वर्ड्स हैं जब ये एडजेक्टिव के तौर पे मिल जाते हैं तो ऐसे सिचुएशन में ये एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के पहले ना आके नाउन के ही पहले आया करता है। तो ये दोनों के दोनों सेंटेंसेस सही हैं। कौन कौन से एडजेक्टिव हैं वो देख लो। एक डिफरेंट नाम का वर्ड, सिमिलर, फर्स्ट, लास्ट, द ओनली, ठीक है। और देख लेते हैं द सेम, नेक्स्ट, डिफिकल्ट, easy, the same, next, comparative और superlative degree, ठीक है। ये वो वर्ड्स हैं। जैसे यहां पे देखो डिफरेंट नाम का वर्ड है, ठीक है, सेकंड नाम का वर्ड ऑर्डिनल नंबर है, इनके बाद नाउन भी दे रखा है, ये ट्रेन नाम का वर्ड नाउन है, और ये कॉम्प्लीमेंट भी दे रखा है। लेकिन हमें पता है, ये तो हम जानते हैं कि ये वर्ड नाउन से पहले ही आते हैं। ऐसा तो नहीं होता सेकंड फ्रॉम दिस स्टेशन नहीं होगा, सेकंड ट्रेन फ्रॉम दिस स्टेशन होता, तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन वी आर लिविंग अ लाइफ डिफरेंट फ्रॉम दिस वन, ऐसा हम बोल सकते हैं। लेकिन डिफरेंट नाम का वर्ड, सिमिलर नाम का वर्ड, ठीक है, इजी नाम का वर्ड, डिफिकल्ट नाम का वर्ड, ये वो एडजेक्टिव हैं जिनका कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट भी दे रखा होता है, लेकिन ये एडजेक्टिव नाउन के बाद में ना आके पूरे का पूरा एक्सप्रेशन, यानी कि एडजेक्टिव और कॉम्प्लीमेंट नाउन के बाद में ना आके ये जो एडजेक्टिव है नाउन के पहले ही यूज किया जाते हैं। तो ये दोनों के दोनों सेंटेंसेस सही है। बाकी और वर्ड्स जो है वो ऐसे सिचुएशन में जो पूरा एक्सप्रेशन जो होता है एडजेक्टिव और कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, वो नाउन के पहले नहीं नाउन के बाद में आया करता है। कब? जब किसी एडजेक्टिव का कोई ना कोई क्या दे रखा हो, कॉम्प्लीमेंट दे रखा हो। तो आई होप कि ये वीडियो, ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थोड़ा लंबा हो गया आज का लेक्चर क्योंकि कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करना था, तो डोंट माइंड इट, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही है। बहुत शानदार तरीके से नोट्स बनाते रहें, अच्छे से पढ़ते रहें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। अपने जितने भी जानकार हैं उनको वीडियो को रिकमेंड करें, उनको बोलें, किसी भी एज ग्रुप के हैं, स्कूल गोअर हैं, कॉलेज गोअर हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए, ठीक है, या फिर स्पोकन इंग्लिश वगैरह के लिए बहुत शार्प करना चाहते हो आप, ठीक है, तो हर कोई इनको ज्वाइन कर सकता है, ठीक है, और बेनिफिट ले सकता है। तो शेयर एट मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, फैला दो भाई, ठीक है, फैला दो, और ठीक है, तो फिर मज़ा आए और भी ज़्यादा, ठीक है। लेकिन जितने भी तुम हो कोई दिक्कत ऐसी है नहीं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, ये मेरा एक फेवर कर दें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों को ख्याल रखें। गुड लक, थैंक यू।